अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साची न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद है गोरखपुर महानगर में। चूँकि जो कोरोना संक्रमण है और संक्रमितों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और इसी निमित्त हम आज मौजूद हैं पैनेशिया हॉस्पिटल में। और हमारे साथ यहाँ के डॉक्टर हैं, डॉक्टर ए के मल साहब। उनसे जानते हैं कि कितनी जिम्मेदारियाँ इस पूरे कोरोना काल में, जो दूसरी लहर आई है, काफ़ी संक्रमितों की संख्या को बढ़ा रही है, क्या जिम्मेदारी इनके ऊपर बढ़ गई है, किस हिसाब से ये उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे डॉक्टर साहब से। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। सर, कोरोना संक्रमण और संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और एक, चूँकि आप डॉक्टर हैं, एक जिम्मेदारी है आपके ऊपर। वो जिम्मेदारी का जो असर भी है, काफ़ी भार पड़ रहा है, लेकिन आप किस प्रकार से उसको हैंडल कर रहे हैं? देखिए, कोरोना का सेकेंड लहर जो फर्स्ट लहर थी उससे बहुत ज़्यादा भयावह है। एक तो पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। इस बार का जो कोरोना वायरस का R0 है, जो ट्रांसमिशन की संख्या है, वो पिछली बार से 4 गुना ज़्यादा है। पिछली बार 2 से 3 बोला जाता था, इस बार ये 8 से 9 तक हो गई है। कुछ केसेस में ये 10 तक भी बताई जा रही है, मतलब एक आदमी 10 लोगों को इन्फेक्ट कर देता है। तो इस तरह से इन्फेक्शियस लोगों की संख्या बढ़ी है। इन्फेक्शियस लोगों की संख्या जब बढ़ती है तो उसी हिसाब से सीरियस पेशेंट्स की संख्या भी बढ़ जाती है। चूँकि बेड, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, दवाएं सब लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड नहीं है। तो इसके कारण से इस बार के मैनेजमेंट में हम लोगों को थोड़ी सी कठिनाई है, लेकिन सब मिलके, सरकार, हम लोग और पब्लिक, ये मिलके इसका सामना कर रहे हैं। चूँकि केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि संक्रमितों की जो संख्या है वह भी बढ़ रही है, लेकिन जो हमारे उपकरण हैं वो लिमिटेड हैं, उनकी जो हैं वो मात्रा कम है, वो देखा जा सकता है। लेकिन सर, जो संक्रमित है उसको तो हमारा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है उन्हें सही करना या उनके जो सुचारू रूप से क्रियाकलाप हैं उनको करना, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही, उसके विषय में क्या कहना है आपका? जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में 4 ही रोटी बनती है और 4 लोग भूखे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि एक ही आदमी चारों रोटी खा ले, तो हम लोग उसको बांटते हैं। इसी तरह से हम लोग भी इस वक्त रिसोर्सेज को बांट रहे हैं। ऑक्सीजन पहले जैसे हम लोग खुलेआम देते थे कि जिसको जितनी ज़रूरत है वो देते थे, 94 के नीचे हुआ तो ऑक्सीजन लगा देते थे। अभी पिछले साल के एक्सपीरियंस से हम लोगों को ये भी समझ में आया कि हम लोग 91, 92 तक भी विदाउट ऑक्सीजन रह सकते हैं या माइल्ड ऑक्सीजन, इंटरमीडिएट ऑक्सीजन लगा सकते हैं। तो वो भी हम लोग कर रहे हैं, कभी 2 घंटा इसको देते हैं, 2 घंटा इसको देते हैं, तो उससे ये सब मैनेज कर रहे हैं। सर, जो संक्रमित आ रहे हैं उनके परिवारजनों से मतलब कि कितने चार्ज लिए जा रहे हैं, इस संबंध में कुछ हमें जानकारी दें। जैसे जो भारत सरकार ने निर्धारित किए हैं वो 3 चार्जेज हैं। एक 8,000 का चार्जेज है आइसोलेशन बेड के लिए, एक 13,000 का चार्जेज है जो मॉडरेट डिजीज़ है, और एक 15,000 का चार्जेज है जो सीवियर डिजीज़ है। इसके अलावा कुछ इन्वेस्टिगेशन और कुछ दवाइयों के चार्ज अलग से लिए जाते हैं। तमाम और भी डॉक्टर्स हैं, उनकी पूरी टीम है, उनसे जानकारी लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर शांतनु मल्ल विसेन है। सर, यहाँ पे जो है आपकी भी जिम्मेदारी काफ़ी है, चूँकि आप पूरा लीड कर रहे हैं और ये पूरा भार आपके कंधों पर है। किस हिसाब से इस पूरे जो काल चल रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? इस बार दरअसल जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई है हम लोग के ऊपर। डॉक्टर ए के मल सर के दिशा निर्देश में हम लोग कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास 96 बेड हैं। बेड की समस्या जो कि आप जान रहे हैं कि तमाम बड़े शहरों से लेकर गोरखपुर के स्तर पे भी काफ़ी बढ़ गई है। काफ़ी चैलेंजिंग है प्रायोरिटाइज़ करना कि कैसे भर्ती किया जाए, क्योंकि पिछली वेव में हम लोग ने देखा था कि उम्रदराज जो लोग थे 60-65 साल के ऊपर, वह मृत्यु दर काफ़ी था। इस बार हम लोग देख रहे हैं थोड़ी चीज़ें अलग हैं। 30-40 साल के नौजवान भी इससे असर में आ रहे हैं, बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। CT स्कैन बहुत बिगड़ रहा है। दूसरे हफ्ते में जाके जो मरीज भर्ती हैं उनके भर्ती की जो दिवस हैं वो काफ़ी बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि रिपोर्टें नेगेटिव नहीं आए। तो जो म्यूटेंट स्ट्रेन है इसके वजह से काफ़ी समस्याओं को झेलना पड़ रहा है हम लोगों को। चूँकि आपके माध्यम से जानना चाहूँगा, जो कि बच्चे हैं, बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जो संक्रमित हो रहे हैं, उनको लेके बच्चे तो पैनिक हो ही जा रहे हैं, उनके परिवार वाले भी पैनिक हो रहे हैं। कुछ विशेष संदेश उन तमाम बच्चों को कि पैनिक न हो आपके माध्यम से? माहौल तो थोड़ा पैनिक का है, बट हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है, खासकर मीडिया की भी बहुत अहम जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सब परिवार लोग बैठ के न्यूज़ के माध्यम से ही इन चीज़ों के बारे में ज्ञान लोभन करते हैं, ज्ञान प्राप्ति करते हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी है चीज़ों को, कितने मरीज सुधार हो रहा है, किस प्रकार से संसाधनों को मैनेज किया जा रहा है। हम चिकित्सक, आप मीडिया बंधु के लोग अपने समाचार के माध्यम से, और सरकार पूरे प्रयासरत है, और डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अपना जो बचाव की जो चीज़ें हैं, अनावश्यक घर से बाहर न निकले, मास्क का प्रयोग करें,
तुरंत जैसे कि लक्षण आते हैं तो उसमें देरी ना करें। अक्सर ये हो जा रहा है, लोगों के भीतर डर है, पॉजिटिव आ गए तो क्या होगा, ये बुखार है कोई मतलब ये कॉमन बुखार है या जो भी है, ये भ्रांतियां हैं लोगों के दिलो दिमाग में। तो हम लोग जैसे भी लक्षण आए डॉक्टर से संपर्क करें। व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से जो पर्चे आते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन आते हैं, उस पर भरोसा ना करके अपने नज़दीकी चिकित्सक के पास या चिकित्सालय में संपर्क करें। हम सब आपकी सेवा में तत्पर हैं, लगे हुए हैं और सब मिलकर इसको वापस से हराएंगे, यह प्रण लिया हुआ है हम लोग। डॉक्टर का कहना है सेवा परमो धर्म, और डॉक्टर हैं उनसे जान लेते हैं उनके क्या विचार हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर श्याम शर्मा है और हम लोग डॉक्टर ए.के. मल के संरक्षण में सभी निरोगियों का इलाज कर रहे हैं यहाँ पे। अभी ये वाली जो वेव है, सेकेंड वाली वेव है, वो पहले वेव से ज़्यादा डरावनी, ज़्यादा भयावह है। इस वाले वेव में कम उम्र के लड़के और बाकी जो पिछले वेव में कम उम्र के लड़के कम देखने को मिलते थे, ज़्यादा बुजुर्ग ही मिलते थे और महिलाएं कम देखने को मिलती थी। लेकिन ऐसा नहीं है, इस वाले वेव में कम उम्र के लड़के और महिलाएं बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड दिख रही हैं और सीवियरिटी भी पहले से ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि जो इन्फेक्शन का ग्रोथ रेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा पैनिक न होकर हम लोग को ट्रायज करके जिन मरीजों को ज़्यादा ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, उनको ट्रीटमेंट करके ठीक करना चाहिए। जो सामान इन्फेक्टेड है, सामान सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं, उनको डॉक्टर से केवल कंसल्ट करके घर पे ही ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे माहौल ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हम लोग के रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। हमारे पास बेड जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया केवल 96 बेड के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस फेस कर रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से सबको ट्रीट कर पाना मुश्किल नहीं है। तो कई पेशेंटों को हम लोग को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो अगर आप जो है शांति से अगर इन चीज़ों को समझेंगे तो हमारे लिए काफ़ी आसान होगा इसको डील करना। बिल्कुल शांति से ही समझना है, क्योंकि कोरोना है, महामारी है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है। एक डॉक्टर साहब और हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं उनका क्या कहना है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है डॉक्टर आदित्य लांबा। लांबा सर, काफ़ी दिनों से आप लगे हुए हैं, चूँकि पिछला एक कोरोना का लहर आया, ये दूसरा लहर आया, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे तमाम दर्शकों को? जिम्मेदारियों से ज़्यादा समाज की जिम्मेदारी और मीडिया की जिम्मेदारी ज़्यादा है कि पैनिक को कम किया जाए, क्योंकि मरीज़ों में डर ज़्यादा है। आईसीयू में जो मरीज़ ठीक हैं, जिनका ऑक्सीजन मेंटेन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ डर के मारे अस्पताल में भर्ती होना चाहते हैं। और अस्पताल प्रशासन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है उन लोगों का कि हमें किसी तरीके से कहीं ना कहीं से फ़ोन करवा के वो एडमिट करवा रहे हैं। तो ये आप लोग जो भय, जो पैनिक है, उसको कम करने की दिशा में मीडिया को थोड़ा ज़्यादा रोल निभाना चाहिए। बाकी डॉक्टर और अस्पताल अपना काम कर रहे हैं और जितनी अवेलेबल संसाधन है उस सब में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, बस ये ही एक मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बाकी सारी बातें तो सब बोल ही चुके हैं। चूँकि संसाधन है, रिसोर्सेज है, लिमिटेशन है, सारों का काम करना, अपना अलग अलग तरीक़ों से काम करने का अपना उद्देश्य भी है। और हम तमाम अपने दर्शकों से, अपने प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से ये अपील कर रहे हैं कि जितना ज़रूरत हो उतना ही घर से निकलें, ना ज़रूरत हो घर से ना निकलें, सैनिटाइजेशन का यूज़ करें, मास्क का यूज़ करें और आप सुरक्षित रहें। इसी क्रम में हम आ पहुँचे हैं साई ग्लोबल हॉस्पिटल में। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं डॉक्टर शिवशंकर साई जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवशंकर साई, निदेशक साई ग्लोबल हॉस्पिटल तारामंडल से बोल रहा हूँ। सर, जो है कोरोना की लहर आप देख ही रहे हैं, संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, आपकी जो है एक जिम्मेदारी फिर से बढ़ गई है, क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से? देखिए, कोरोना की लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उम्मीद नहीं थी। मेरा लेवल 2 लेवल 3 का हॉस्पिटल खुला। लेवल 3 में सारे मशीन पेशेंट वेंटिलेटर होते हैं, बाईपेप होते हैं। जब मैं देखा ऑक्सीजन कंजम्पशन तो मेरे यहाँ कम से कम 250 सिलेंडर पर डे का हो रहा था, लेकिन हम फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। रात को ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई। इधर 4-5 दिन से हम बहुत क्राइसिस फेस कर रहे हैं, एकदम प्राण लटका रहता है कि कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी से अभी ऐसी कोई घटना हो नहीं पाई है। फिर भी हम पेशेंट कम कर दिए हैं। हमारे पास 30 बेड की आईसीयू, 30 बेड चालू कराने के लिए कम से कम 250 से 300 सिलेंडर चाहिए, लेकिन हमको 50, 60, 100 के अंदर ही सिलेंडर मिल पा रहे हैं। एक बार जाने पर 10-5 मिलता है। एक गाड़ी लगी हुई है, वो गिरा जाती है, लाइन लगाती, नंबर लगाती है, लेकर आती, तब यहाँ का सिलेंडर खत्म हो जाता है। प्राण सुखा रहा था कि कब खत्म होगा, कब कैजुअल्टी होगी। भगवान की कृपा से मैं लोगों से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि कोरोना के नियम को पालिए। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई ऐसे दुश्मन से जिसके हाथ में AK-47 है और मेरे पास 12 बोर की गन है। हम लड़ रहे हैं, आप लोग साथ दीजिए। क्योंकि सीमा के प्रहरी और डॉक्टर दोनों का जो है कर्तव्य है लोगों को बचाना। एक प्रश्न था सर, हॉस्पिटल है और किस प्रकार के चार्जेस यहाँ पे जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं, चूँकि उनके ऊपर एक मानसिक दबाव अलग से है, तो कितने चार्ज को लेके यहाँ पे आप भर्ती कर रहे हैं सर?
नहीं, हमारे यहाँ चार्ज कुछ अलग नहीं लग रहा है, चार्ज गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है। चूँकि मेरा अस्पताल NABH एक्रीडिएटेड है, NABH में मैं सिर्फ ICU खोला हूँ। ICU में जो पेशेंट वेंटिलेटर पे है उनका 18,000 रुपये है, और जो पेशेंट ऑक्सीजन में उनका 15,000 है शायद, और में 2-3 हज़ार कम होता है। उसमें सब सारी सुविधाएं होती हैं, डॉक्टर की विजिट, फीस, ऑक्सीजन, दवा, कुछ बेसिक दवाइयाँ हैं, सारी चीज़ें रहती हैं। तो ओवर चार्ज मैं एकदम नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई गरीब मरीज आ रहा है तो उससे ऐसा नहीं कि तुम 1 लाख जमा करो तो भर कर, मैं कोशिश करता हूँ फर्स्ट बार पेशेंट जमा कर दे जो भी उस पास हो। 50,000 रखा हूँ, लेकिन फिर नहीं रहता तभी अगर बेड खाली तो रख लेता हूँ। पैसे के लिए किसी मैं रिफ्यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ इसीलिए कि जब मेरे पास ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, मैं पूरी सख्ती से नहीं चला पा रहा हूँ। मेरे पास स्वीपर की कमी है, मेरे पास गार्ड की कमी है, लोग कोविड में जाना नहीं चाहते हैं। और मैं मरीज और उनके अभिभावकों से भी हाथ जोड़ कर विनती करना चाहता हूँ कि इस लड़ाई में जो जिसको बेड नहीं मिला है वो रो रहा है, जिसको बेड मिल रहा है वो भाव दिखा रहा है, गाली दे रहा है। आज ही मुझे गाली दी गई है कि आपके अस्पताल में गंदगी का भरमार पड़ा हुआ है। मैं खुद जाके अपने हाथ से झाड़ू लगाया हूँ, बाथरूम में सफाई किया हूँ। अभी आपके सामने मैंने बात किया एक पेशेंट के से, गार्ड की व्यवस्था कर रहा हूँ। लेकिन भर्ती इतनी नाइंसानियत, मत मरीज कह रहे हैं कि बेड मिलने के बाद वो तांडव मचाना चालू कर दे रहे हैं, पोर्टल पर गंदगी अपलोड करते रह रहे हैं। कुछ गंदगी साफ करो, तुम्हारी गंदगी से खुद बीमार पड़े हैं, जो बीमार पड़े अपनी लापरवाही से बीमार पड़े हैं, और यहाँ आके तांडव मचा रहा है। इसलिए मैं रात से अब बंद कर दिया था, अभी व्यवस्था होगी तो फिर चालू करूँगा। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि पेशेंट थोड़ा सा भी कोऑपरेशन नहीं कर रहा है। मैं हाथ जोड़ अनुरोध करता हूँ कि जो पब्लिक है वो कोरोना के नियम का पालन करे, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ से बचे, ताकि कम से कम पेशेंट बने और हमारे पास कम से कम पेशेंट आए। क्योंकि हम लोग इससे अपनी क्षमता से ज़्यादा काम कर रहे हैं और उससे कई गुना मरीज पैदा हो गए हैं। लोग गाड़ियों में दम तोड़ रहे हैं, लोग ऑक्सीजन में घुट घुट के मर रहे हैं। ये रोकने के लिए जब तक पब्लिक मेरे साथ नहीं आएगी, अकेले डॉक्टर और सरकार नहीं लड़ सकती है। सरकार को सिर्फ ब्लेम देना छोड़िए, अब सब पानी सर के ऊपर से गुजर गया है, सारी जिम्मेदारी पब्लिक की है। मरीज कैसे बढ़ रहे हैं सिर्फ इसीलिए बढ़ रहे हैं कि आपने कोरोना के नियम को फॉलो नहीं किया है। आज इतना योगी जी ने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं कम से कम 3-4 गुना बढ़ा दिया है। गोरखपुर एक बेड में था, कई हजार बेड हैं। आज 2500 हॉस्पिटल है जो हमारे कोरोना का इलाज कर रहे हैं, प्राइवेट, मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट, हर जगह सुविधाएं बढ़ी गई हैं। सरकार पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है, लेकिन मरीज बढ़ क्यों रहे हैं? मरीज बढ़ने की जिम्मेदारी सिर्फ पब्लिक है, और पब्लिक साथ नहीं देगी तो हम लोग ऐसे लड़ते रहेंगे, ऐसी मृत्यु होती रहेगी। हम तैयार हैं, हम अपनी क्षमता से ज़्यादा काम कर रहे हैं। दिन भर मरीज देखते हैं। रात 12 बजे आंधी आई, गीडा की बिजली कट गई, सप्लाई बंद हो गई। रात भर जगा रहा, डीएम से बात किया, सिटी मजिस्ट्रेट से बात किया, व्यवस्था किया, 4 सिलेंडर मिला। दिल धुड़क रहा था कि अब मरीज चल जाएंगे, बिल्डर की विकेट गिर जाएगा, 2-4 करके थोड़ा ऑक्सीजन कम कर दिया जाएगा, फिर जीने दीजिए जब तक आ जाए। अब ऑक्सीजन मिल गया, फिर पूरी व्यवस्था से मैं चालू कर दिया हूँ। इसलिए इस महामारी में सिर्फ जो रोज ब्लेम दिया जा रहा है डॉक्टर और सरकार को, कृपया आप लोग ब्लेम देना बंद करिए और खुलकर सामने आइए। कोरोना के मरीज बढ़े ना, इसके लिए कोरोना के नियम का पालन करिए और कम से कम मरीज पैदा हो ताकि हम लोग अच्छा से इलाज कर सकें। हमसे तमाम मुद्दों पर बात करने के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी क्रम में एक युवा है, उनसे बात करते हैं क्या कुछ कहना है। क्योंकि जो कोरोना का एक लहर चल रहा है उसमें इस युवा का एक अपना विशेष योगदान है, जमीनी स्तर पर लोगों के बीच है, उपस्थित हो रहा है, लड़ाइयाँ लड़ रहा है। क्या कुछ कहना है उनके मुख से कुछ जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम आदित्य शुक्ला है। और आपकी जिम्मेदारियां जो हैं बढ़ गई हैं, क्योंकि देखा भी जा रहा है एकदम ज़मीनी स्तर पे लोगों के बीच है, कोरोना संक्रमितों के बीच में है। और जो जिम्मेदारी आपने महसूस की है उसमें कुछ न कुछ कठिनाइयां भी आ रही होंगी। क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से? जी देखिए, अभी आपसे मिलने से पहले मैं एक हॉस्पिटल से बाहर आ रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे एक मरीज को दुर्व्यवस्थाएं झेलनी पड़ रही थी, उसको लेकर के मैं गया था, वहाँ मिल के आ रहा हूँ। तमाम हम लोगों को व्यवस्थाओं से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। हम सिर्फ सरकार के भरोसे अब नहीं बैठ सकते हैं। कारण यह है कि सरकार सुन नहीं रही है, सरकार के पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं, ऐसी नीति नहीं है उनके पास कि वो अच्छा कार्य कर सके। तो ऐसे समय में हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और युवा होने के नाते मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि समाज आपसे सीखता है, आपको देखता है, वो आपकी तरफ देखता है। सारे लोग जब भी आपसे कोई भी मिलता है तो तमाम लोग सोचते हैं कि युवा ही बदलाव करेगा, और युवा ही बदलाव करते आए हैं। तो मैं युवा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है, तो मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी है। और इस कोरोना काल में जिस त्रासदी से हम लोग झेल रहे हैं, जिस त्रासदी को, तो ऐसे समय में मैं प्रयास कर रहा हूँ। मेरे प्रयास से लगभग लोग मुझसे जुड़े हुए हैं
मेरा प्रयास सिर्फ इतना है कि मैं लोगों तक पहुंच पाऊं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को नहीं मिल रहा है, जो रेमडेसिविर नहीं मिल पा रही है, उसको दिला पाऊं, उसमें क्या अपना योगदान दे सकता हूं। क्योंकि कोरोना है, हम सबको सतर्कता बरतनी है, सबको घर पे रहना है, सबको सारी सावधानियां बरतनी है, मास्क लगाना है। ऐसे समय में आप घर पे रह के कैसे मदद कर सकते हैं, ये मैंने सोचा और मैं सोच करके मैं समझ गया कि कैसे मदद की जा सकती है। तो अब वर्तमान समय में जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे पास सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, मेरे पास सारे लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर नहीं थे, सारी बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। लेकिन जैसे ही मैंने उस पर काम करना शुरू किया, 1-2 दिन में मुझे लोगों का बहुत स्नेह मिला, बहुत साथ मिला। और वर्तमान समय में हमारे पास लगभग गोरखपुर शहर ही नहीं, वाराणसी में भी हम लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पटना में भी हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, लखनऊ में भी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन जब अब ऑक्सीजन सिलेंडर होगा ही नहीं तो आप देंगे कहाँ से? सबसे पहले अगर आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, देना चाहते हैं तो होना चाहिए। अब जब है ही नहीं तो आप दें कहाँ से? ये सबसे चैलेंजिंग हम लोगों के लिए है। ऐसा भी प्रकरण सामने में आया है जो संक्रमित है, चाहे उनका वो खुद हो और चाहे उनका परिवार हो, वो आपसे आग्रह करते हैं, आप उनको कहीं ना कहीं भर्ती कराने की कोशिश करते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स का अपना मनमाना रवैया भी है। सुनने में आया है कि जो है वो अपने अलग तरीके से कुछ डिमांड कर रहे हैं, कुछ जो है अलग तरीके से वो व्यवहार भी कर रहे हैं। उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? जी देखिए, डॉक्टर्स को भगवान माना जाता है, हम सब डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप देखते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जब मानवता दिखाने की आवश्यकता है, कोरोना से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ मानवता। आज एक दूसरे को लोग फ़ोन करते हैं तो ये नहीं बताते हैं कि कौन बोल रहा हूँ, क्या चाहिए, ये बताते हैं। तो ये मानवता है, लोग मदद कर रहे हैं। ऐसे समय में डॉक्टर्स से हमें उम्मीद यही थी कि डॉक्टर सामने आएंगे, लोगों की मदद करेंगे। लेकिन ऐसे में 2 प्रकरण सामने आ रहे हैं। एक, डॉक्टर्स के साथ जो है दुर्व्यवहार की भी बातें आ रही हैं सामने, जो गलत हैं, पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि वो भी अपने जान के साथ खेल करके जान हथेली पे लेके मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे डॉक्टर्स की अच्छी चीज़ों को छिपा देते हैं अपने दुर्व्यवहार से। पैसे को प्राथमिकता ऐसे समय में हमें नहीं मानना है। पैसा कभी भी प्राथमिकता नहीं हो सकता है, जान प्राथमिकता होनी चाहिए हमारी। और जान प्राथमिकता होगी, हम लोगों के बीच जाएंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो लोगों की जान बचाई जा सकती है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कोरोना का एक केस है, लहर है, हम चाहते हैं कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, आवश्यकता हो तभी बाहर निकलें। कोरोना के जो गाइडलाइन है उसको आप लगातार पालन करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, मास्क का उपयोग करें, हाथों को धुलते रहें। ये सारी हम अपने प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं सबसे ये आग्रह करते हैं कि इन सभी कोरोना गाइडलाइन को आप पालन करें, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क।